Click the bell icon to get latest videos from Ekeeda. हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं इंटरनल ऑडिट के बारे में। अब तक हमने देखा व्हाट डू यू मीन बाय स्टैट्यूटरी ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट के हमने कौन कौन एलिजिबल है वो देखा था, उसके लिए क्या क्या कंपनीज को ये एप्लीकेबल है वो भी देखा था, उसमें क्या क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का चेकिंग होता है वो भी हमने देखा था। आज हम देखने वाले स्पेसिफिकली अबाउट इंटरनल ऑडिट। यस, इंटरनल ऑडिट क्या होता है, उसके लिए कौन कौन एलिजिबल है और क्या सब कंपनी को एप्लीकेबल है या नहीं, ये देखने वाले हैं आज के वीडियो में। यस माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल ऑडिट? स्टैट्यूटरी ऑडिट और इंटरनल ऑडिट में बेसिक डिफरेंस क्या है? स्टैट्यूटरी ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट होता है। इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखे जाते हैं। क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट? चार चीजें होती हैं, दैट इज आवर बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड नोट्स टू अकाउंट्स। ये चार चीजें होती हैं। इंटरनल ऑडिटर क्या चेक करेगा? इंटरनल ऑडिटर ये तो चेक करेगा ही करेगा, उसके साथ में और क्या चेक करेगा? लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, प्लान्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, प्रोसीजर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये सारी की सारी चीजें इंटरनल ऑडिटर देखेगा। एज द नेम सजेस्ट, इंटरनल ऑडिटर मतलब क्या? हु वर्क्स फॉर द कंपनी इंटरनली। जो इंटरनल कंपनी के इंटरनली जो चालू है उसको हेल्प करने के लिए कौन आता है? इंटरनल ऑडिटर। स्टैट्यूटरी ऑडिटर क्या करता है? बुक्स ऑफ अकाउंट देखेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगा और उसके बारे में रिपोर्ट देगा। किसको रिपोर्ट देगा? शेयर होल्डर को रिपोर्ट देगा। जबकि इंटरनल ऑडिटर ये सब बुक्स ऑफ अकाउंट देखेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगा, ना सिर्फ ये सब, उसके साथ में कंपनी का क्या क्या प्रोसीजर्स है, कंपनी के क्या क्या प्लान्स है, कंपनी के क्या क्या लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सब फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, ये सब भी देखेगा और इसका रिपोर्टिंग करेगा। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखो, ये शेयर होल्डर को रिपोर्टिंग नहीं करने वाला है, ये मैनेजमेंट या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब किसको? कंपनी को खुद को ही क्या करने वाला है? एडवाइस देने वाला है कि आपका सब कुछ कामकाज, अकाउंट्स, लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन, गवर्नेंस, प्रोसीजर्स ये सब बराबर चल रहा है कि नहीं। स्टैट्यूटरी ऑडिटर कौन होता है? एक सीए हैविंग प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिसिंग इन इंडिया। तीन कंडीशन है, अगर आपको स्टैट्यूटरी ऑडिटर बनने के आपको तीन कंडीशंस कंपलसरी है। वन इज यू मस्ट बी ए सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हो तो आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर बन ही नहीं सकते। कंडीशन नंबर 2, प्रैक्टिसिंग होना चाहिए। सिर्फ सीए होने से काम नहीं चलेगा। सीए होने के बाद देयर आर टू फील्ड्स, या तो आप जॉब में जा सकते हो या तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जो जॉब में जा रहा है वो ऑडिट नहीं कर सकता, स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं कर सकता, बट जो प्रैक्टिस में है वही सिर्फ स्टैट्यूटरी ऑडिट कर सकते हैं। एंड कंडीशन नंबर 3, इन इंडिया। प्रैक्टिस कहाँ पे करना चाहिए? वो इन इंडिया। अगर इंडिया के बाहर प्रैक्टिस कर रहा है उसको भी ऑडिट नहीं मिलेगा। ये किसका एलिजिबिलिटी हुआ? स्टैट्यूटरी ऑडिटर का, हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था। बट अगर इंटरनल ऑडिटर बनना है तो वहां पे डेफिनेशन में भी दिया है, इट इज ईदर सीए और सीएमए, दैट इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। एंड आगे लाइन क्या दिया है वो इंटरेस्टिंग है, और एनी अदर प्रोफेशनल एज मे प्रिस्क्राइब बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मतलब क्या? इन शॉर्ट अगर देखने जाओगे लास्ट लाइन की वजह से क्या हो जाता है, कोई भी इंसान जो बीओडी को प्रॉपर लग रहा है। टू बी वेरी फ्रैंक, जनरली लिस्टेड कंपनी का बात करूं तो सीए और सीएस, सीए एंड सीएस ये जो रहते हैं ये कॉम्बिनेशन को उठाते हैं। उसका रीजन ये बंदा ना सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का देख रेख करेगा, उसके साथ में लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशन, प्रोसीजर्स ये सब का भी निगरानी रखेगा और इसके बारे में अपना रिपोर्टिंग देगा टू द मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इंटरनल टू द कंपनी। समझ रहा है? इसके वजह से यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, आपको कंपनी की सारी चीजें देखनी है, ना सिर्फ लॉ एंड रेगुलेशंस, ना सिर्फ उसके प्रोसीजर्स, ना सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बट सारी की सारी चीजें, कंपनी में कौन लोग क्या क्या कर रहे हैं, राइट पर्सन एट द राइट प्लेस है कि नहीं। इसको मैं अगर दूसरा नाम दूं तो उसको बोला जाता है स्वॉट एनालिसिस। क्या करेगा? स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। ये आपने बीकॉम में भी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। ये चार चीजें कौन करके देगा? इंटरनल ऑडिटर कंपनी को इंटरनली हेल्प करके देगा। यस, सो मेन यहाँ पे चीज क्या है, ये मैनेजमेंट को रिपोर्टिंग करने वाला है। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन कोई जरूरी नहीं है कि वो सीए ही होना चाहिए, ही कैन बी एनी प्रोफेशनल एज मे प्रिस्क्राइब बाय द बोर्ड।
ये हो गया ऑडिटर के बारे में, ऑडिटर कौन हो सकता है और उसको क्या क्या नॉलेज होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कंपनी का। क्या सारे कंपनी को इंटरनल ऑडिटर एप्लीकेबल है, इंटरनल ऑडिट करवाना जरूरी है? आंसर इज नो, सारी कंपनियों को नहीं है। कौन सी कंपनियों को है, वो हमको रूल 13 ऑफ कंपनी अकाउंट्स एंड अकाउंट रूल 2014 में बताया गया है। एक होता है कंपनीज एक्ट और उसका ही सप्लीमेंट्री बुक होता है कंपनी रूल्स। कंपनी एक्ट इज सुपीरियर, ये एक्ट है, ये लॉ है, और उसको साथ में एक्सप्लेनेशंस है, उसमें कुछ एडिशन डालना है तो रूल बुक में होता है। तो किसने बोला है? रूल 13 ऑफ कंपनी अकाउंट एंड अकाउंट्स रूल्स 2014 ने बोला है कि कौन सी कंपनियों को इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल है। चलो बात करेंगे। सबसे पहला, सारी लिस्टेड कंपनी। अगर आप लिस्टेड कंपनी हो तो आपको इंटरनल ऑडिट इज कंपलसरी, आप बच ही नहीं सकते। सारी लिस्टेड कंपनी को इंटरनल ऑडिट इज एप्लीकेबल, कोई छूट ही नहीं सकता। समझ रहा है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किए, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का विश्वास जुड़ा हुआ है, ट्रांसपेरेंसी का रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, इसके लिए सारी लिस्टेड कंपनियां इसके आटे में आ गई। आपको इंटरनल ऑडिट करवाना ही है। अगर आप अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हो, कौन सी कंपनी हो? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, तो उसका 4 क्राइटेरिया है। 4 क्राइटेरिया। सबसे पहला क्राइटेरिया है टर्नओवर का। टर्नओवर मींस व्हाट? रेवेन्यू बोल सकते हो। रेवेन्यू में भी सिर्फ सेल वाला रेवेन्यू, रेवेन्यू फ्रॉम मेन ऑपरेशंस कितना से ज्यादा होना चाहिए? 200 करोड़ या उससे ज्यादा होगा तो। और अगर आपका पेड अप कैपिटल, क्या बोल रहा हूं, पेड अप कैपिटल अगर 50 करोड़ से ऊपर रहेगा, तो कितने से ऊपर रहेगा? तो 50 करोड़। थर्ड कंडीशन, आउटस्टैंडिंग लोन्स एंड बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक्स और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। किससे? आपने अगर लोन लिया है, ओनली एंड ओनली फ्रॉम बैंक और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इससे अगर 100 करोड़ से ज्यादा, 100 करोड़ या उससे ज्यादा। एंड लास्ट कंडीशन, आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट, अगर डिपॉजिट लिया तो डिपॉजिट अगर 25 करोड़ से ज्यादा है। ये चारों कंडीशन में से अगर एक भी कंडीशन फुलफिल हुआ तो आपको क्या लगेगा? इंटरनल ऑडिट करवाना पड़ेगा। ये किसकी कंडीशन थी? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी की थी। चलो चारों चार रिपीट करते हैं। टर्नओवर मतलब आप सेल्स भी बोल सकते हो, प्रोफेशनल के लिए फीस बोल सकते हो। अगर आपका टर्नओवर 200 करोड़ या उससे ऊपर है तो यस। सेकेंड कंडीशन क्या है? पेड अप कैपिटल अगर 50 करोड़ या उससे ऊपर है तो। थर्ड कंडीशन, आउटस्टैंडिंग loans or deposit only and only from the banks and financial institution exceeds 100 crores or more. But most important line, अगर ये लाइन में most important चीज है तो ये ध्यान में रखना, at any point of time during the year। मतलब क्या हो, मैं समझाता हूँ, जस्ट शॉर्टली आता हूँ। और फोर्थ कंडीशन में भी ये सेम लाइन है। फोर्थ कंडीशन इज आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट if it exceeds 25 crores or more at any point of time during the year। अब ये दो कंडीशन देखते हैं, सी और डी, दैट इज आउटस्टैंडिंग लोन्स वाली और आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट वाली, 100 करोड़ एंड 25 करोड़। व्हाट डू यू मीन बाय एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ईयर? अगर समझो 1 अप्रैल का बात करूं, चलो फाइनेंशियल ईयर 1920 का बात करते हैं। अगर समझो फर्स्ट डे ऑफ द अप्रैल, दैट इज 1 अप्रैल 2019, माय बोरोइंग्स आर 0, मैंने बोरोइंग किया ही नहीं है। ये थर्ड कंडीशन का बात करो, जिसका अमाउंट 100 करोड़ या उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। 2 अप्रैल को मैं 150 करोड़ का लोन लिया, 150 करोड़ का लोन लिया। वही साल में 30th मार्च 2020, 30th मार्च 2020 को मैंने पूरा 1.5 करोड़ रीपे कर डाला। 31 मार्च को, दैट इज जब बैलेंस शीट बनेगा, तभी मेरा आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स कितना होगा? 0, क्योंकि पूरा जो मैंने 2 अप्रैल को लिया था 30th मई को मैंने रीपे कर डाला। तो 31 मार्च को जो बैलेंस शीट बनेगा उसमें लोन्स का कितना होगा? बैलेंस 0। यहाँ पे कंडीशन क्या है? 100 करोड़ के ऊपर। तो ऐसा लग रहा है कि नहीं इसको तो फिर इंटरनल ऑडिटिंग का क्राइटेरिया एप्लीकेबल नहीं है, बट इसको भी है, क्योंकि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ईयर अगर आपका बोरोइंग 100 करोड़ के ऊपर जा रहा है तो आपको क्या हो जाएगा? इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा। समझ रहे हो? क्योंकि 2 अप्रैल से लेके 30th मार्च तक इसका बैलेंस 150 करोड़ था, विच इज ऑब्वियसली हायर देन 100 करोड़, दैट्स व्हाई इंटरनल ऑडिट इज एप्लीकेबल। सेम वे विद डिपॉजिट। समझ रहा है? ये कंडीशन क्यों दिया है? क्योंकि इसमें कलरिंग ना हो पाए, वरना मैंने जैसा अभी ट्रांजैक्शन बोला कि 2 अप्रैल को लोन लेने का, 30th मार्च को रीपे कर डालने का, फिर वापस वही लोन 2 अप्रैल को ले लो, 30th मार्च को रीपे कर डालो, ऐसे कलरिंग ना हो, इसके लिए बोला गया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ईयर। अगर साल में एक भी मिनट अगर आपका जो भी लोन्स एंड बोरोइंग्स है फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 100 करोड़ के ऊपर गया, बात खत्म, आपको इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल होगा।
डन। और ये चारों कंडीशन के बीच में और है। अगर जब कंडीशंस के बीच में और होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट कंडीशन। इंडिपेंडेंट कंडीशंस मींस व्हाट, ये आपको लॉ में भी काम आएगा और आगे जाके प्रोफेशनल तक काम आएगा और उसके बाद आपके प्रोफेशनल करियर में भी काम आएगा। जहां जहां और होता है दैट इज कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट कंडीशन। इंडिपेंडेंट मतलब क्या, चारों में से अगर एक भी कंडीशन फुलफिल हो गया ना, आपको वो सेक्शन लग जाएगा, वो रूल लग जाएगा। जैसे यहाँ पे ये चार, टर्नओवर, पेड अप कैपिटल, बोरोइंग्स एंड डिपॉजिट्स, ये चार में से अगर एक भी कंडीशन फुलफिल हुआ, इंटरनल ऑडिट लग जाएगा। समझ रहा है? सेम वे अगर बीच में समझो एंड रहेगा और की जगह पे एंड रहेगा, तो दैट इज कॉल्ड एज क्यूमुलेटिव कंडीशन। क्या बोलते हैं उसको, क्यूमुलेटिव कंडीशन। क्यूमुलेटिव कंडीशंस मतलब क्या, चारों फुलफिल होना चाहिए, चारों में से अगर एक भी फुलफिल नहीं हुआ वो रूल नहीं लगेगा। मतलब वो रूल को लगने के लिए, वो सेक्शन को अप्लाई होने के लिए चारों ही कंडीशन चाहिए। देखेंगे ऐसे कुछ आगे। समझ रहे हैं? एंड मतलब क्या, वो सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। और मतलब क्या, वो उसमें से कोई एक भी हुआ तो भी चलेगा। यस, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि ये क्या है ना, बहुत माइनर सा डिफरेंस है। अभी आप और एंड में अगर देखोगे है तो बहुत छोटा सा लगने में डिफरेंस, इट मेक्स अ ह्यूज इम्पैक्ट। एंड और पूरा मतलब बदल देता है सेक्शन का। समझ रहा है? तो अगर और होगा दैट इज कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट कंडीशन। चार में से अगर एक भी फुलफिल हो गया, इंटरनल ऑडिट लग जाएगा, जो यहाँ पे है एक्चुअल डेफिनेशन में। और अगर समझो बीच में एंड है, कोई भी डेफिनेशन या कोई भी रूल में बीच में एंड है कंडीशंस के बीच में, दैट इज कॉल्ड एज क्यूमुलेटिव कंडीशन। सारी कंडीशन फुलफिल होगी तो ही वो रूल या सेक्शन लग जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे इंटरनल ऑडिट का जो अनलिस्टेड पब्लिक का क्राइटेरिया देख रहे हैं, उसमें कैसा है, क्या सारे कंडीशंस लग रहे हैं? नहीं, चार में से अगर एक भी कंडीशन फुलफिल हो गया, बात खत्म। यस, तो अपना किस किस का बात हो गया, लिस्टेड कंपनी का बात हो गया और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का चार कंडीशन देख लिया। अब आप बोलोगे सर प्राइवेट भी तो कंपनी है, प्राइवेट कंपनीज आर आल्सो कंपनीज, तो ये कंपनी को भी लगता है क्या इंटरनल ऑडिट? यस, बट अगर उनका क्राइटेरिया, कौन सा क्राइटेरिया, एक है टर्नओवर का और दूसरा है लोन्स एंड बोरोइंग्स, आउटस्टैंडिंग लोन्स एंड बोरोइंग्स। अगर टर्नओवर 200 करोड़ के ऊपर गया, जो सेम अपना अनलिस्टेड पब्लिक में भी था, या तो आउटस्टैंडिंग लोन्स एंड बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्सीड्स और इक्वल टू 100 करोड़ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ईयर, तो क्या होएगा, वो प्राइवेट कंपनी को भी इंटरनल ऑडिट रखना कंपलसरी हो जाएगा। समझ रहे हैं? मतलब अगर देखने जाए तो टर्नओवर क्राइटेरिया एंड लोन्स एंड आउटस्टैंडिंग लोन्स एंड डिपॉजिट का क्राइटेरिया, ये दोनों क्राइटेरिया अगर प्राइवेट कंपनी का विद सेम अमाउंट अगर रह गया, तो प्राइवेट कंपनी को भी क्या करवाना पड़ेगा, इंटरनल ऑडिट कंपलसरी करवाना पड़ेगा। इट इज स्टेटेड अंडर सेक्शन 138 of the Companies Act 2013, read with Rule 13 of Companies Account Rules 2014। अगर इसका क्यूमुलेटिव स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा। कंक्लूड करते हैं इसको, इंटरनल ऑडिट के क्राइटेरियाज को। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंपनीज। वन इज लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी के कंपलसरी है ही है। अगर मैं अनलिस्टेड पब्लिक का क्राइटेरिया का बात करूं, 4 कंडीशन, चलो रैपिड फायर खेलते हैं। टर्नओवर इफ इट एक्सीड्स और इक्वल टू 200 करोड़, पेड अप कैपिटल if it exceeds or equal to 50 crores, outstanding loans and borrowings from public financial institution and banks if it exceeds or equal to 100 crores, and last but not the least, outstanding deposits if it exceeds or equal to 25 crores। and same condition, same 2 conditions to the private company। अगर private company का turnover criteria if it exceeds 200 crores or equal to 200 crores, और outstanding loans and borrowings from public financial institutions and banks if it exceeds or equal to 100 crores। अगर एक क्राइटेरिया लग गया तो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी को भी क्या हो जाएगा, ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा। ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा मतलब कौन सा वाला, इंटरनल ऑडिट का। यस, टू समराइज दिस वीडियो, इंटरनल ऑडिटर का काम क्या होता है, अप्रॉक्सीमेटली आप देखोगे तो स्वॉट एनालिसिस करना, ना सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करना, ना सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब सिर्फ अकाउंट्स पे ही ध्यान नहीं देना है, उसको लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशंस, कंपनी के सारे प्रोसीजर्स, ये सब पे काम करना है। और कंपनी का ये सब चीज़ों में कुछ आपको मॉडिफिकेशन चाहिए, कुछ अच्छा इनपुट लाना है, कुछ बुरा चीज़ है वो निकालना है, ये सब इनपुट्स कौन देगा, इंटरनल ऑडिटर। किसको देगा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट और बीओडी। अगर मैं बात करूं तो ये मैनेजमेंट या बीओडी दैट इज अ पार्ट ऑफ कंपनी, उनको ही देगा, शेयर होल्डर को रिपोर्टिंग नहीं जाएगा। क्या इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी है? एक्चुअली आंसर इज नो, क्योंकि डेफिनेशन में बोला है सीए और सीएमए और एनी अदर प्रोफेशनल एज में बी
प्रिस्क्राइब बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब कंपनी को जो बंदा अच्छा लग रहा है, जो प्रोफेशनल अच्छा लग रहा है, उसको वो रख सकता है. जनरली स्पीकिंग CA एंड CS, दैट इज द क्राइटेरिया, ताकि वो लॉ को भी समझ पाए और अकाउंट्स को भी समझ पाए. Yes, that's all for this video. Thanks for watching this video, my dear students. Please subscribe Ekeeda channel and press on bell icon to get the latest update. Thank you.